हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी लोग बहुत ही बेसब्री से जीएस की क्लासेस का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज मैं आपके लिए जीएस की फर्स्ट क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया के कुछ बेहतरीन एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसमें हमारे 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, टॉप 10 क्वेश्चन होंगे। 8 से 10 मैं क्यों ही बोल रहा हूँ, तो 8 से 10 क्वेश्चन उनको सॉल्व कर लेंगे हम। और मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत में आपका एक टॉपिक आता है सामाजिक सुधार आंदोलन, मतलब सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि आपका दयानंद सरस्वती हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, अंबेडकर हो गए, ठीक है। इन लोगों ने 1857 के पीरियड के बाद जो आपका सेकेंड रिवोल्ट, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके पहले और उसके बाद में काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स हुआ, क्योंकि आज़ादी के लिए लोग लड़ तो रहे थे और कई तरीके से लड़ रहे थे। कुछ हथियार के साथ लड़ रहे थे, कुछ लिखकर काम चला रहे थे, मतलब जो लेखक थे वो अपना लिखकर विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, और कुछ रिफॉर्मर्स भी थे, मतलब सामाजिक सुधार करने वाले लोग भी थे। तो उनके बारे में ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता। कोई भी आपका एग्जाम हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ टीचिंग एग्जाम के लिए, ये सीरीज आपका बेनिफिशियरी रहेगी एनी एग्जाम, सॉरी एनी एग्जाम, मतलब आपका कोई भी एग्जाम होगा, यूपी पुलिस, लेखपाल का एग्जाम अभी आने वाला है, ठीक है। देन हमारा आता है सुपर टेट, 10 नंबर का पोर्शन इसमें आएगा। जीएस का पोर्शन इसमें भी आएगा, जीएस का पोर्शन इसमें भी आएगा, हिस्ट्री इसमें भी आएगी, ठीक है, हिस्ट्री इसमें भी आएगी। और आपका यूपी टेट हो गया सेकेंड पेपर, एसएसटी उसमें आता है, ठीक है, ये बच्चे हो गए। और आपका सी टेट हो गया सेकेंड पेपर, उसमें भी एसएसटी आपका आता है, ठीक है। रेलवे के एग्जाम्स हो गए। मतलब जीएस अगर कहीं भी आपका आ रहा है तो ये मिक्स सीरीज है आपका। जीएस आपका कहीं भी आता है, ये मिक्स सीरीज है आपका। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये बोलना मेरे लिए इसलिए जरूरी है। थंबनेल पे भी यही आपको लिखा मिला होगा कि ऑल एग्जाम एनी एग्जाम। तो ऑल एग्जाम्स का मतलब यही है कि आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया जानते होंगे, आधुनिक भारत। एंशिएंट इंडिया मैंने अभी इसलिए नहीं दिया कि स्टार्टिंग सीरीज है, बच्चे बोरिंग ना फील करें एकदम से। एंशिएंट इंडिया में थोड़ा होता है ना कि चीजें जब पता नहीं होती क्लियरिटी के साथ, एंशिएंट इंडिया पढ़ने में उतना मजा आता नहीं है। हिस्ट्री सबको वैसे भी बोरिंग लगती है, तो मैं अगर एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन स्टार्ट करता तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता मेरे लिए भी, आपके लिए भी। क्लास आपकी आज फर्स्ट क्लास है, काफी मतलब जद्दोजहद के बाद ये क्लास आपकी हो पा रही है। जद्दोजहद इसलिए कि ऑफलाइन क्लासेस जो आप मेरे हम लोग स्टार्ट होने वाली हैं, और टीच मंत्रा आपका ऑफलाइन भी आने वाला है, ठीक है। तो उस क्लासेस उन चीज़ों के सेटअप की वजह से हमारे पास या फिर मेरे पास पर्सनली उतना टाइम नहीं हो पाती, क्योंकि जीएस मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, तो मुझे ही टाइम होगा तभी तो मैं आपकी क्लास हो पाएगी। तो परेशान ना हो, थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट और कर लें, 4 से 5 दिन। क्लास आज आपकी हो रही है। वीक में हम 2 क्लासेस करेंगे हिस्ट्री की, 2 क्लासेस करेंगे इकोनॉमी की, मतलब अर्थव्यवस्था की, 2 क्लासेस करेंगे आपका पॉलिटी की, राजनीति विज्ञान की, ठीक है। तो हम 20-20 क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व करेंगे, तो अब हमारा 30 से 35 दिनों में हम काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, काफी चीजें हो जाएंगी। अब आप ये मत सोचना कि मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो 10 क्वेश्चन आपका बेकार चला जाएगा टाइम, नहीं, जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 10 क्वेश्चन का रिवीजन आपका हो जाएगा। उस 10 क्वेश्चन से आपका मैं 4 से 5 क्वेश्चन उसमें और भी बताता जाऊंगा, मतलब टोटली आपके 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व होंगे एक ही क्लास में। मैंने इस तरीके से क्लास को डिजाइन किया है, आप देख सकते होंगे, समझ सकते होंगे। ये देखिए आप, अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में डिस्क्रिप्शन भी मैंने सब लिख रखा है, सब कुछ किया, पीपीटी को इसी तरीके से तैयार करवाया है। हाँ, और आपकी जो भी ये क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस इसी फॉर्म में होंगी। बोर्ड पे हम लिख के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो नहीं पाएगा वहां पे। आपको ज्यादा अगर कंटेंट मुझे आप तक पहुंचाना है तो ये तरीका सबसे अच्छा है। और यहाँ पे मैंने एक कोट भी ऐड किया है। कोट मतलब कुछ लाइनें हैं स्वामी विवेकानंद, बहुत ही सोशल रिफॉर्मर रहे इंडिया के, बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पे इनकी कुछ लाइन है, मैं उनको आप पढ़ रहे होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। उपहास मतलब अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं अलग हटके, तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपके ऊपर तोहमत लगाएंगे, आपके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे वाक्य बोले जाएंगे, आपके ऊपर उंगली उठाई जाएगी कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो। क्योंकि समाज हमेशा से ही चाहता है कि जो चीजें पारंपरिक तरीके से, लीक से हटके आप कुछ नहीं कर सकते हो, समाज के साथ ही आपको चलना होगा, समाज से हटके आप कुछ नहीं कर सकते हो।
तो उसका उपहास होगा, उसका विरोध भी होगा। विरोध कौन लोग करेंगे? आपके सबसे करीबी जो होंगे, जो आपको कभी सक्सेसफुल होते हुए, सफल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो आपका विरोध भी करेंगे, आपके सामने भी खड़े हो जाएंगे कि आप ये क्या कर रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल इस लायक हो ही नहीं। स्वीकृति, जब आप उसमें सफल होने लगोगे, धीरे धीरे लोगों को भी लगने लगेगा कि नहीं, इस लड़के ने, इस बच्चे ने, इस बच्ची ने जो कुछ किया उसमें इसने सफलता हासिल की है, तो लोग भी उस चीज को स्वीकार करने लगेंगे, स्वीकृत करने लगेंगे। आप कोई भी गलत काम कर लो, उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो लोग आपके गलत काम की वैल्यू फिर बिल्कुल नहीं करना, उस काम का मतलब ही निकाल देंगे, काम सही था गलत था, रिजल्ट मैटर करता है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की बहुत ही बेहतरीन ये लाइन है, अपने जीवन में उतारें, इनको फॉलो करें, और जो कुछ भी होता है, डिफिकल्टीज सबकी लाइफ में भी आती हैं, उन चीज़ों को देखते हुए, फॉलो करते हुए, चीज़ों को शॉर्ट वे में समझ के और अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ों को ढालते हुए आगे बढ़े, लाइफ में बहुत ही बेहतर कर पाएंगे आप, आगे चीज़ों को और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताना चाहूँगा, वो ये हैं, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के पहले मैं आपको कुछ एक थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। हिस्ट्री के बारे में बताने से मतलब मेरा ये है कि जैसा कि हमारा हिस्ट्री होता है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। उससे परेशान हो, ऐसा होता ना कि रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास अगर आपको मिल रही तो थोड़ा चेकअप करना, मतलब चेक करना पड़ता है कि क्लास रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही आपके लिए, क्योंकि एक बार एक फॉर्म में जो क्लास रिकॉर्ड हो जाती है उसको दोबारा उसी फॉर्म में रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार मैं जो पढ़ा जाऊंगा, जो बोल जाऊंगा, दोबारा हो सकता है वो चीजें मैं आपको ना बता पाऊँ, कुछ चीजें मिस हो जाए। तो अगर मैं प्रिपेयर होकर आता हूँ तो वो एक क्लास एक बार में हो जाए तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, हिस्ट्री में मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ, बेसिक चीजें हो जाता है, मैं वैसे तो मैं बता चुका हूँ कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री होता है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री होता है, नहीं सॉरी, यहाँ पे मॉडर्न क्यों लिख रहा हूँ, मिडाइवल होता है, मध्यकालीन भारत, काफी दिन से लिखा नहीं है तो थोड़ा मुझे भी अजीब सा लग रहा है इस बोर्ड पे लिखने के लिए, मिडाइवल, और फिर आपका हो जाता है मॉडर्न, ठीक है, मतलब आधुनिक। तो अभी हमने आधुनिक भारत से चीजें स्टार्ट की हैं, फिर जब हम वीक में 2 क्लास करेंगे तो एक क्लास आपकी आधुनिक भारत की होगी, एक क्लास आपकी मिडिवल इंडिया की होगी। ठीक है, एंशिएंट इंडिया हम जब दोनों कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम एंशिएंट इंडिया की क्लासेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपके 10 से 12 टॉपिक जो हैं, इसमें भी आपके 10 से 12 टॉपिक हैं, इनको सॉल्व करते हुए चलेंगे, इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन, ठीक, जितने भी हो सकते हैं। 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने का हमने टारगेट बनाया है कि हम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सीरीज में। अगर 1000 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आ रहा हो, क्वेश्चन सिर्फ ये आपके 1000 है, लेकिन इन क्वेश्चन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक बनेंगे जब मैं आपको एक कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा हूँ, तो आपके और ज्यादा वहां से क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो परेशान हो, 1000 है लेकिन कहने को 1000 है, लेकिन ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे 5 से 6000 क्वेश्चन में। और जानते हैं आप, हिस्ट्री एमसीक्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी की मैंने क्लासेस इसी वजह से नहीं रखी, थ्योरी किसी को पढ़ना नहीं है, एमसीक्यू सबको सॉल्व करना है, तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतनी अभी फिलहाल जानकारी होगी। टॉपिक के बारे में जानकारी ज्यादा बताने की अभी फिलहाल जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट हम उसी में सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवा मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की है? मतलब 1902, ए ऑप्शन आपका बता रहा है 1903, 2 ऑप्शन आपका बता रहा है, सी ऑप्शन है आपका 1904, डी ऑप्शन है 1905। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप जानते होंगे, काफी चीजें इन्होंने इंप्रूवमेंट किए, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं ये इंडिया के। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर रहे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये इनका एक सेवक मंडल था। सेवक मंडल मतलब सेवक मंडल, ये उन लोगों की हेल्प करते थे जो उस टाइम आजादी के लिए लड़ रहे थे, उन तक काफी चीजें पहुंचाते थे, उनकी हेल्प करते थे, जहां जहां पूरे देश में अगर वो पहुंच पा रहे हैं उन लोगों तक, स्वतंत्रता सेनानी जो कुछ हुआ करते थे, तो उनके सेवक मंडल के तहत ये हेल्प किया करते थे, मदद उन तक पहुंचाया करते थे। ठीक है, तो अगर आपसे ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम के टाइम डेट नहीं लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। कौन कौन एग्जाम्स में आया हुआ, अगर मैं आपसे ये बता दूं तो आप देख लें। अभी आपका प्रीवियस ईयर का जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। एमपी पीसीएस में आया है। अब यहाँ पे ये मत दिमाग लगाने लगना कि पीसीएस में क्वेश्चन आए तो मेरे पुलिस के एग्जाम में क्यों आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मेन एग्जाम ये होता है, और यूपी पुलिस हुआ, सुपर टेट हुआ, लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हो, ये जितने भी बोर्ड होते हैं कोई भी नए क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही उठाते हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको करवाए जाते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही परेशान ना हो। अगर आप यूपी पीसीएस से रिलेटेड हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कहीं से भी कोई भी एग्जाम दे लेना, आपका जीएस का पोर्शन बिल्कुल खराब नहीं जा सकता, ठीक है। देखो तैयारी सभी करते हैं, किसी का एक पोर्शन कमजोर होता है, हो सकता है उसकी वजह से उसका सिलेक्शन ना हो रहा, किसी की जीएस अच्छी होती है, किसी का जैसे सीडीपी मेरा थोड़ा ठीक ठाक है तो सीडीपी में मैं पढ़ा लेता हूँ, जीएस भी मेरा थोड़ा ठीक ठाक हो गया तो आपको मैं जीएस भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है मुझे मैथ नहीं आती, सही बात है, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती है, मैथ में मैं इतना अच्छा नहीं स्कोर कर पाता हूँ। तो आप इस तोहमत में मत पड़िए कि मेरा सिलेक्शन हो पा रहा नहीं हो पा रहा। मेहनत करें, उस सब्जेक्ट को और अच्छा करें जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं। वहां अगर थोड़े नंबर कम हो रहे थे आपके, 1-2 नंबर सिलेक्शन हो रहा तो वो का नंबर वहां से आप कवर कर लें, हो जाएगा, सब कुछ होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। अगर करते रहेंगे तो हो जाएगा, अगर छोड़ देंगे तो जितना कर चुके हैं अब तक उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसको आप कभी भी नहीं दे पाएंगे। तो अगर इसका आपका आंसर आपसे पूछा जाएगा तो 1905 में 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। जीके के इनको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। हम लोग जीके के बोलते हैं क्लास में, जब मैं जीएस की क्लास में पढ़ता, ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहा था अपने टाइम पे, तो जीके के बोलते थे। कुछ ऐसे नाम हुआ करते थे स्वतंत्रता सेनानियों की जो हम याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में याद करते थे। जीके के 1905, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, जीके के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1905, तो वो पूरा शॉर्ट फॉर्म मुझे याद है, तो मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से आपको ट्रिक्स, बाकी चीजें, बाकी बेहतर चीजें आपको और बताई जाएंगी, ठीक है। तो इन चीजों के तहत आपको और भी आपके क्वेश्चन बेहतर तरीके से हम सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपको समझा दिया था। अब इनके बारे में, गोपाल कृष्ण के गोखले के बारे में जो चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गोपाल कृष्ण के बारे में जो एडिशनल जानकारी है वो यहाँ पे आपकी दी है। 9 मई 1866 में इनका बर्थ होता है, मतलब जन्म लेते हैं। 19 फरवरी 1915 में इनकी डेथ हो जाती है। 1915 मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी इस टाइम तक भारत आ चुके थे। लेकिन एक आपका क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं इस बुक में, ये बुक इन्हीं की है, सोशल रिफॉर्मर इनको बोला जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी एंड पायनियर एजुकेशनिस्ट, मतलब एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी ये होते थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। राजनीतिक नेता, समाज सुधारक थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। सोसाइटी के साथ साथ कांग्रेस, बाकी चीजें हैं, एडिशनल जानकारी आप पढ़ते जाएं, इसको देख लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना। पूना एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा के एक प्रमुख सदस्य भी थे। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले किस एसोसिएशन के सदस्य भी रहे हैं, तो सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना एसोसिएशन के भी सदस्य रहे, ये आपसे पूछे जाए, ठीक है। संबंधित सोसाइटी इनकी कौन थी? तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, उसके ये सदस्य भी रहे थे, ठीक है। महादेव गोविंद रानडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी जुड़े थे, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए गोपाल कृष्ण गोखले किस पत्रिका से जुड़े थे, तो आप बताएंगे सार्वजनिक सभा पत्रिका से जुड़े थे, ठीक है। 1908 में रानडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की, ठीक है। मतलब महादेव गोविंद रानडे के ही इन्होंने स्वानिध्य में इन्होंने एक 1908 में गोखले ने रानडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र से रिलेटेड इन्होंने एक इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जो 1908 में स्टार्ट किया। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रानडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स किसके द्वारा, जस्ट अ सेकंड, किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आप बताएंगे, उसमें क्या बताएंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू किया, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद की शुरुआत की। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है, याद रखें। इनका कौन सा इंग्लिश न्यूज़पेपर आया? तो द हितवाद, इस तरीके से आप बताएंगे, ठीक है। इतनी जानकारी जरूरी है। अगर फिर से सुनना चाहते हैं तो बैक में चले जाए, रिपीट कर ले, क्योंकि क्लास में ज्यादा बड़ी करूंगा नहीं, 30 मिनट से ज्यादा क्लास रखूंगा नहीं। बच्चा पूरी क्लास देखेंगे तो ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियरी रहेगी, ठीक है।
तो बढ़ते हैं आगे फिर। राजा राम मोहन राय को यहाँ पे ये देखो टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, ये परेशान हो। राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ब्रह्म समाज से रिलेशन उतना ज्यादा है नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो अकबर द्वितीय जो आपके हुए थे उस टाइम, अकबर पहले आपके एक राजा रहे, मतलब मुगल सम्राट के बाद जो आपके बाबर हुमायूं के बाद के पीरियड के बाद में उन्होंने शासन किया। ठीक है, और सबसे ज्यादा मुगल काल में शासन करने वाला राजा कौन थे? अकबर थे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। जजिया कर, बाकी चीजें हैं आपका टैक्स स्लैब से जो हिंदू मंदिरों में जाने के प्रवेश के लिए जो पहले टैक्स लिया जाता उसको हटाया, जजिया कर को हटाया, जजिया कर को फिर से दोबारा किसने लगा दिया, इन सब चीजों क्वेश्चन के बारे में हम मध्यकालीन भारत में जब पढ़ेंगे तो वहां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय की बात कर रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो बताएंगे आप अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर होता है। और पढ़ते हैं अब, ब्रह्म समाज के अनुयायियों से वहां पे आपके पूछा गया था, ब्रह्म समाज के अनुयायी मतलब जो फॉलो करते थे ब्रह्म समाज को, उन लोगों ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो वो क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जरूर की थी, लेकिन उनके जो लोग उनको फॉलो करते थे उन्होंने कभी उनको राजा नहीं बोला, अकबर द्वितीय ने उनको राजा बोला था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, इस चीज को आपको याद रखना होगा। ठीक है, जिससे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया है। यह पुरोहित अनुष्ठानों बलि आदि के खिलाफ थे। यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन से मतलब उस समय समाज सुधारक पुरोहित अनुष्ठानों और बलि के खिलाफ थे? तो राजा राम मोहन राय के खिलाफ। ठीक है, प्रार्थना ध्यान शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था। ठीक है, आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। बुद्धि के हिसाब से तर्कवाद को बढ़ावा देने के लिए ये पहला आपका प्रबोधन का उदय हुआ। ये पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने तर्कवाद को, बौद्धिक चीजों के बारे में, मतलब चीजों में रीजनिंग को जोड़ दिया। कोई भी व्यक्ति अगर पूजा पाठ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें इन्होंने रीजनिंग लगाई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसका रीजन क्या है, इसका आप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और प्रमुख नेता इनके साथ जो जुड़े, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जुड़े। ठीक है, यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के अग्रदूत थे। ठीक है, 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया ब्रह्म समाज आपका। भारत के ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया, आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। तभी यहाँ पे बोला गया कि आपके 2 प्रमुख नेता भी हुए, देवेंद्रनाथ टैगोर जो बने आदि ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज आपका जब 1866 में 2 भागों में विभाजित हो जाता। एक क्वेश्चन और बन गया कि ब्रह्म समाज कब 2 भागों में विभाजित हो गया? तो आपको बताना है 1866 में। ठीक है, कौन से 2 भागों में विभाजित हुआ? आदि ब्रह्म समाज और आपका एक यहाँ पे दिया गया है भारत के ब्रह्म समाज। ठीक है, तो भारत के ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन बने? भारत के ब्रह्म समाज के प्रमुख बने केशव चंद्र सेन, और आपका आदि समाज के प्रमुख कौन बने? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। मैंने बोल दिया है, बाकी चीजें यहाँ पे आपकी लिखी भी हैं, तो उनको भी आप देखें, समझ लें। ठीक है, अगर इसको इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट भी लेते चले, तो आपकी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो ब्रह्म समाज के स्थापना किसने की? तो बताएंगे आप डायरेक्टली राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था? ठीक है, तो भारत का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र, हिंदी प्रदीप, हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बोला जाता है, ज्ञान प्रदयी, बंगाली, ये तीनों समाचार पत्र आपके ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उद्दंत मार्तंड जो आपका है, उद्दंत मार्तंड, ये आपका समाचार पत्र है, ये आपका हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, इसके लेखक कौन रहे? तो आप बताएंगे जुगल किशोर। जुगल किशोर इसके लेखक रहे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, तो जानना चाहिए आपके लिए जरूरी है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो बताएंगे उद्दंत मार्तंड। अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इसके लेखक भी पूछ लेगा, तो बता देंगे जुगल किशोर इसके लेखक थे। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, प्रार्थना समाज से रिलेटेड आपका पूछ लिया गया है। तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं आपका आत्माराम पांडुरंग, तिलक हो गए आपके, एनी बेसेंट हो गए आपकी, राम बिहारी बोस हो गया। ठीक है, तो बेटा अगर आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
तो प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन हो गया, आपका आर्य समाज हो गया, ये सब चीजों के बाद अगर देखा जाए तो जो आपके हैं आत्माराम पांडुरंग है, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। ठीक है, तिलक का रिलेशन यहाँ पे, तिलक जुड़े थे कई, जैसे उन्होंने आर्य समाज से तिलक जुड़े, काफी चीजों से जुड़े रहे, वो मुंबई में उन्होंने काफी चीजें की, वहां पे भी जुड़े रहे, बॉम्बे उस टाइम हुआ करता था। एनी बेसेंट आपका कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी उस टाइम बनती हैं, और कांग्रेस की स्थापना का श्रेय भी इनको थोड़ा बहुत जाता है। एओ हुइम थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना उस टाइम करवाई थी 1885 में। ठीक है, 1885 है, हाँ 1885 है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। एओ हुइम, एनी बेसेंट मिलकर वहां पे काम करते हैं, और कांग्रेस की प्रथम महिला जो आपकी अध्यक्ष बनती है वो भी एनी बेसेंट। राम बिहारी बोस का भी नाम आता है, लेकिन राम बिहारी बोस का नाम डायरेक्टली यहाँ पे प्रार्थना समाज से जोड़ के नहीं देखा जाता है, अन्य चीजों में इनका नाम काफी आया राम बिहारी बोस के बारे में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के साथ ये जुड़े रहे काफी टाइम तक, और चंद्रशेखर आजाद के साथ भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने काम किया मिलकर। ठीक है, तो मुख्य आपका क्वेश्चन कौन सा था? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग के बारे में दिया गया है। आत्माराम पांडुरंग बोला जाता है। तुर्खाडेकर एक भारतीय चिकित्सक समाज सुधारक थे। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना की, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लिक कर लें यहाँ पे कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। दो भारतीय सह संस्थापकों में एक थे, ग्रांट मेडिकल कॉलेज से स्नातक, वह संस्कृत मराठी के विद्वान थे। ठीक है, जन्म होता है 1823 में, मृत्यु होती है 1898 में। संस्था की स्थापना प्रार्थना समाज। ठीक है, तो इतना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें यहाँ पे, तुरंत आपका क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक के बारे में पूछा गया है, तो आर्य समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग, अभी पढ़ चुके हैं, प्रार्थना समाज से रिलेटेड थे, तो प्रार्थना समाज आपका आंसर यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ये भी रिलेटेड नहीं है, आगे क्वेश्चन का आने वाला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। राम बिहारी बोस, जब वहां पे नहीं सही हुआ तो यहाँ पे भी नहीं सही होगा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आपके थे, आर्य समाज के बारे में उन्होंने रिलेशन रखा, आर्य समाज के बारे में उन्होंने स्थापना की, आर्य समाज को आगे बढ़ाया, आर्यों की जो चीजें थी उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि आर्य आपके थे वो पूजा पाठ बाकी चीजों में बिलीव नहीं करते थे, बाकी ऐसे ऐसे काफी चीजें थी जो इनकी सिमिलरिटीज रखती थी ब्रह्म समाज के बारे में, क्योंकि वो खुला विरोध करते थे। इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट अलग तरीके से विरोध करना स्टार्ट कर दिया, वस्त्रों का पहनावा, बाकी पूजा पाठ का तरीका, खान पान, रहन सहन, सब कुछ अलग हुआ करता था, तो इन्होंने आर्य समाज की जो चीजें थी उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, अब दयानंद सरस्वती के बारे में जो चीजें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती एक भारतीय दार्शनिक थे, सामाजिक नेता थे, आर्य समाज के संस्थापक थे, हो गया ना, जो वैदिक धर्म का सुधार का आंदोलन थी। वैदिक पीरियड के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि वैदिक धर्म सुधार आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया, तो आप बताएंगे कि दयानंद सरस्वती ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, 1876 में स्वराज के लिए, इंडिया फॉर इंडियन, मतलब भारत भारतीयों के लिए जो नारा दिया के रूप में आह्वान किया, जिसको आगे चल के लोकमान्य तिलक ने बहुत आगे बढ़ाया, लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारा उन्होंने बोला। ठीक है, यहाँ पे इनका एक कोट भी लिख रखा है कि बेनिफिसेस रिमूव्स इविल्स, इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू एंड एड्स टू जनरल वेलफेयर एंड सिविलाइजेशन। बेनिफिसेस रिमूव्स इविल्स, मतलब जो बेनिफिशियंस होते हैं, मतलब उनको वो रिमूव्स इविल, जो हम लोगों को लाभदायक चीजें होती हैं, वो हमको फायदा, हमारे अंदर बदलाव कर सकती हैं जो चीजें, वो हमारे अंदर के एविल को बाहर निकालती हैं, बुराइयों को बाहर निकालती हैं। इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू, मतलब पाठ और पूजा, मतलब पूजा पाठ करने की जो चीजें होती हैं उनको अगर वर्च्यू बाकी तरीके से करना चाहें, तरीके से करते हैं, गलत तरीकों से नहीं करते हैं, तो हमें एक ऐड करता है जनरल वेलफेयर एंड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब समाज हो गया आपका, और वेलफेयर मतलब जो लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, ऐसी चीजें जो लोगों के लिए यूजफुल रही हो उनको बोल देते हैं सोशल वेलफेयर, सामाजिक चीजें जो होती हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है क्वेश्चन। देन आता है कि इनका जन्म कब हुआ, तो 12 फरवरी 1824 टंकारा, 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके गुरु के नाम पूछ लिया जाए, इनके गुरु कौन थे, तो गुरु के बारे में लिख रखा है यहाँ पे विरजानंद दंडीशा। ठीक है, गुरु के बारे में नाम पता होना चाहिए। संस्थापक, किसके संस्थापक रहे, आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में आपको पता होना चाहिए था, आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं, ये चीज आपकी यहां से क्लियर हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। तिलक के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, आत्माराम पांडुरंग के बारे में पढ़ चुके हैं, राम बिहारी बोस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही इजी हो जाता है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, शुरुआत की। स्वामी विवेकानंद के बारे में जो भी चीजें हैं जानते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, बहुत ही वेदांत आध्यात्मिक गुरु माने जाते थे। 1893 में आयोजित, कहां पे? अमेरिका में स्थित शिकागो में जाके ये भाषण देते हैं विश्व धर्म महासभा में, सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के आध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद की वक्रता के कारण ही पहुंचा। ठीक है, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी अपना काम कर रहा है, जो रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। ठीक है, उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था कि उन्होंने प्रमुख रूप से उन्हें भाषण का आरंभ मेरी अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब इनको शिकागो में भाषण के लिए बोला गया विश्व धर्म महासभा में, तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे अमेरिको भाइयों एवं बहनों। इस वाक्य को सुन के वहां की जनता इनके सम्मुख सम्मोहित हो गई, सुन के हैरान रह गई कि ये व्यक्ति किस तरीके से बात कर रहा है और किस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, उन्होंने उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। ठीक है, काफी चीजें काफी इंट्रोड्यूस की। बोलते हैं लोग, आज भी बोल रहे हैं, सनातन धर्म को हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन विवेकानंद के बारे में पढ़े की पुस्तकें हैं, कर्मयोगी, कर्मराज, और इनकी और भी पुस्तकें हैं काफी इंपॉर्टेंट। कौन सी पुस्तकें हैं? कर्मयोग, कर्मयोगी, कर्मराज। ठीक है, और भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें, उनको पढ़े समझे। धर्म के बारे में उन्होंने, रिलीजन के बारे में जो चीजें इन्होंने बताई हैं, आज कोई भी व्यक्ति उनके बारे में जानता ही नहीं है। बस विवेकानंद की फोटो लेके चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, पता कुछ है नहीं। ठीक है, व्यक्ति क्या चाहता था, क्या बोलना चाह रहा था, और किस तरीके से क्या क्या करना चाह रहे थे। ठीक है, तो विवेकानंद किसके मिशन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, जो आज भी काम कर रहा है, रामकृष्ण परमहंस के स्वामित्व में। ठीक है, उनके शिष्य रहे थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्ट बी आर अम्बेडकर। हाँ, दलितों के लिए काफी काम किया, काफी चीजें इन्होंने बढ़ाई आगे। ठीक है, केशव चंद्र सेन नहीं हो सकता, पंडिता रमाबाई नहीं है, ज्योतिबा फूले आपका एग्जैक्ट आंसर सही क्या है? सत्य शोधक समाज की स्थापना आपकी ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना आपकी ज्योतिबा फूले ने की। सत्यशोधक समाज रिलेशन किससे रख रहा था? दलितों के लिए जो उनके हक की लड़ाइयाँ थी उसके बारे में। ठीक है, पंडिता रमाबाई जो आपकी थी, ये प्रथम आपकी शिक्षिका हो जाती उस टाइम के पीरियड में। महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा चीजों को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आपसे बार बार एग्जाम पूछा जाएगा, तो क्लियर हो जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। ठीक है, शारदा एक्ट संबंधित था, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए शारदा एक्ट संबंधित था, तो शारदा एक्ट के बारे में आप क्या बताएंगे? शारदा एक्ट के बारे में अगर उससे पूछा जाए तो शारदा एक्ट के बारे में आपको बताना है कि ये जो आपका रिलेशन था बाल विवाह प्रतिबंध से रिलेशन रखता था। ठीक है, क्योंकि राजा राम मोहन राय उस टाइम आपके, राजा राम मोहन राय मैं उसी टाइम पे ये चीज आपको बताने वाला था, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आगे आने वाला था, तो मैंने सोचा उस चीज को मैं यहाँ पे लिंक करूंगा। ठीक है, सती प्रथा के बारे में बात की राजा राम मोहन राय ने, उन्होंने बाल विवाह के बारे में भी बातें की कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, एक उम्र होनी चाहिए। उस वक्त आपकी उम्र होती थी बाल विवाह की 14 वर्ष की उम्र होती थी, जिसको बाद में अंग्रेजों ने ही एक्ट में आगे बढ़ा के इंट्रोड्यूस करवाया कि 18 वर्ष की किसी भी छोटी बच्ची का विवाह आप नहीं कर सकते हैं। वो किसकी वजह से हो पाया था? राजा राम मोहन राय की वजह। उसी से रिलेशन रख के आता है शारदा एक्ट संबंधित था। राजस्थान में काफी पॉपुलर हुआ, पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान और आपका उस टाइप का यहाँ से आता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सारे काफी शहरों, काफी राज्यों में, और यूपी का जो आपका उत्तराखंड के साइड का पीरियड है, जो सॉरी जियोग्राफिकल एरिया जो आपका है उत्तराखंड के एरिया, जो अभी तो अलग हो गया, पहले यूपी का ही पार्ट हुआ करता था, उत्तराखंड भी आपका। ठीक है, तो वहां पे भी बाल विवाह काफी पॉपुलर हुआ करता था। हरियाणा हो गया आपका, दिल्ली का काफी एरिया हो गया, नोएडा का काफी एरिया हो गया, जो भी राजस्थान से रिलेशन रख के लोग आते थे वो वहां पे बाल विवाह को बढ़ावा देते ही देते थे। ठीक है, तो बाल विवाह का रिलेशन आपसे शारदा एक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो बाल विवाह से हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1856 में आपका पारित होता है, 1857 की क्रांति इसी के बाद होती है। ठीक है, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पहले नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अगर कोई विधवा हो जाती थी स्त्री तो उसका विवाह नहीं करने की परमिशन दी जाती थी, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ ऐसे नियम जरूर बनाए थे जिससे हम लोगों को
वास्तविक रूप से फायदा हुआ। जो निचली सोसाइटी थी, निचले स्तर के लोग थे, उनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। ठीक है, तो हिंदू विवाह पुनर्विवाह एक्ट आपका अधिनियम के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे कि 1856 में ये आपका अधिनियम आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, बार बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पश्चिम भारत में डी कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो हिसाब से अगर डी कर्वे आपके पूरा पश्चिम के साइड के रिलेशन रखने वाले हैं, मतलब आपका हो जाता है एरिया। अगर आपका सॉरी हाँ, अगर आप देखना चाहें तो ये आपका इंडिया का मैप हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो पश्चिम का एरिया होता है, राजस्थान हो गए, ये आपका काफी चीजें हो गई। यहाँ पे आपका शिक्षा को लेके, स्त्रियों की शिक्षा के लेके बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। उस टाइम की पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, 1857, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी की बात चल रही है हमारी। ठीक है, जितने भी सोशल रिफॉर्म हुए 19वीं शताब्दी में काफी तेजी के साथ हुए और काफी बदलाव भी भारत को इन्होंने दिया। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जा रहा है पश्चिमी भारत में, डी कर्वे आपके एक बहुत ही डॉक्टर कर्वे आपके रिलेशन रखते हैं, सोशल रिफॉर्मर ये भी रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने स्त्री शिक्षा को लेके काफी ज्यादा चीजें बोली, इन्होंने बढ़ावा दिया कि स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, बालिकाओं को भी शिक्षा दी जाए। इनसे रिलेटेड उन्होंने पश्चिमी भारत में काफी कई जगह स्कूल भी खुलवाए, इनका रिलेशन रखा। सीधे तौर पर इनका नाम सामने नहीं आ पाया, लेकिन हम हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ तो रहे ही। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता। तो बेटा जो आपके 10 क्वेश्चन थे आज हमने कवर कर लिए, क्लियर कर रहे हो। क्लास आज आपकी हुई है, मेरे लिए बहुत हैप्पी खुशी की बात है, आपके लिए भी है, क्योंकि हम क्लास नहीं कर पा रहे थे काफ़ी टाइम से। क्लास आपकी काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम लोग क्लियर कर पाए हैं, और इस क्लास को मैं और भी इम्प्रूव करवाऊंगा। इम्प्रूव इसलिए कि एडिशनल चीज़ें हैं, पीपीटी वगैरह अभी मैं फिलहाल खुद ही बना रहा हूँ, खुद ही डेवलप कर रहा हूँ, तो मेरे पास जितना टाइम हो पाता मैं एडिशनल चीज़ जितनी डाल पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है इस क्लास में। क्वेश्चन के बारे में एडिशनल जानकारी जितनी भी हो सकेगी उसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, यहीं पर देख लेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन एक ही होगा, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर 10 क्वेश्चन भी बन रहे होंगे, 15 क्वेश्चन भी बन रहे होंगे, तो हम उनको सॉल्व कर ले जाएंगे वहीं पे। बस आप क्लास को ध्यान से देखें, नोट्स अगर बना रहे होंगे क्वेश्चन को नोट करते जाएं, वन लाइनर के टाइप में, ऑप्शन मत नोट करें। 10 क्वेश्चन है मैंने कराए, 10 क्वेश्चन नोट करते, लिखते जाएं, बनाते जाएं। इसकी पीडीएफ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, अभी नहीं मिलेगी। लगभग हम जब 4 से 5 क्लासेस कर लेंगे तभी मैं एक साथ अभी आपकी पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा। जैसे हिस्ट्री की क्लासेस की हैं पीडीएफ, तो एक साथ अवेलेबल करवा दूंगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं, मॉडर्न इंडिया की हो, चाहे आपका मिडाइवल इंडिया को, मतलब मध्यकालीन भारत की हो, या फिर आधुनिक भारत की, या फिर प्राचीन भारत की, पीडीएफ जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे होंगे सारे पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान न हो। पीडीएफ के लिए अगर ज्यादा ही परेशान है तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, वहां पे ये पीडीएफ मैं वहां पे डलवा दूंगा, आप परेशान ना, ये पीडीएफ आपकी वहां डलवा दी जाएगी, आज शाम को आपकी पहुंच जाएगी। क्लास के बाद अभी तुरंत बाद आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम जाए, क्या नाम है टेलीग्राम का? टीच मंत्रा 2022। टेलीग्राम पे जाए, सर्च करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, पीडीएफ वहां भी मिल जाएगी। और वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये मैं अभी बोल रहा हूँ, तो पीडीएफ आपको मिलेगी, तो परेशान ना हो। और बाकी ऐसे हम और बेहतरीन क्लासेस करेंगे, तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई क्लास में बेहतर चीजों के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा।